स्टार्ट करते हैं। या जो टेस्ट रहेगा 22 में, उसमें 35 क्वेश्चन एंडोक्राइन सिस्टम से। उसके लिए रिवीजन आपको सारे 7 चैप्टर्स को रिवाइज करना है, एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा नोट्स प्लस एमसीक्यूज मॉड्यूल के प्लस पीडीएफ, इन सभी को रिवाइज करते हुए चैप्टर को पैकअप करते जाना। ओके, लास्ट रीडिंग हमारे इस चैप्टर की है और लास्ट सेकंड लास्ट है, हार्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट मीन्स कि कभी भी ये कौन सा पोर्शन है, ये एक्सेप्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सेप्ट एंडोक्राइन सिस्टम की जो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको छोड़ दिया जाए, तो रिमेनिंग पोर्शन से कोई हार्मोन सिक्रीट कर रहा है उनको यहाँ पे एक लाइक कलेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो एक चीज ध्यान में रखना, एंडोक्राइनल सेल है ये, दे आर नॉट टोटली एंडोक्राइन इन नेचर, ये चीज ध्यान रखना। और थोड़ा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त फोकस रहना कि वो क्या पूछ रहा है। ओके, चलो, नाउ यू नो दैट about the endocrine glands and about the endocrine glands and their hormones, obviously पता है। However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine gland. आपको याद है तो फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने होमवर्क दिया था एक, जो सिर्फ 2 बच्चों ने ही मुझे सबमिट किया था, कि अदर हॉर्मोन्स जो आपने कवर कर रखे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने जहाँ पे हॉर्मोन्स पढ़े हैं उनको सिक्रेटरी, उनके कहाँ से सिक्रेशन हो रहे हैं, क्या उनका फंक्शन है, टारगेट क्या है, एंड वही टारगेट क्या है एंड फंक्शंस क्या है। तो इस तरीके के अगर आपने लिस्ट बना रखी होती तो ये वाला पोर्शन ऑलरेडी आपका कवर्ड रहता। बट ठीक है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, चलो मार्किंग करो। तो हमें एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा देखना है कि कहाँ कहाँ से हार्मोन्स के सिक्रेशन हो रहे हैं एंड उन हार्मोन्स का टारगेट एंड फंक्शंस क्या है, टारगेट साइट क्या है और वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द एट्रियल वॉल, अब फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एट्रियल वॉल का। ओके, एंड of our heart secretes a very important peptide hormone called atrial natriuretic factor। कहाँ पे पढ़ रखा है इसको, ANF ANP एक ही बात है, कहाँ पे पढ़ रखा है, फंक्शन इसका क्या हो गया, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इस तरीके से आपका मार्किंग होना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ किडनी में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में एएनएफ पढ़ा था, रास सिस्टम के रिवर्स में वर्क करता है। ओके, एएनएफ, गुड। व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, एएनएफ इज सिक्रेटेड which cause dilation of the blood vessels। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा था तो आपका रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, रास सिस्टम वर्क कर रहा था एंड रास सिस्टम ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया, तो अननेसेसरी ब्लड प्रेशर बढ़ता ना रहे, इसलिए इंक्रीज वाले को सेंस कौन कर रहा था, आर्ट्रियल की वॉल, मतलब हार्ट वॉल सेंस कर रही थी एंड उससे फिर एएनएफ का सिक्रीशन हो रहा था। एंड दिस इज द पेप्टाइडल नेचर ऑफ हार्मोन। तो हो सकता है मैंने पढ़ाते वक्त तुमको प्रोटीन भी बोला हो, तो वो भी करेक्ट है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो दैट इज द हार्मोन विच रिलीजेस फ्रॉम द हार्ट वॉल। और हार्ट में भी किस रीजन से, एट्रियल वॉल। एट्रियल कौन सा चैम्बर होता है, अपर या लोअर, चलो बताओ तो। एट्रियल चैम्बर रिसीविंग है या रिसीव करता है ब्लड को या पंप करता है बाहर, फास्ट रिप्लाई दो, जब तक हम लिख रहे हैं तब तक रिप्लाई आ जाना चाहिए था। एट्रियल पोर्शन अपर होता है, ओके, एंड रिसीव कर रहा है, ओके, अपर एंड एक्सेप्टिंग द ब्लड, ओके गुड। पंप नहीं करेगा, पंप तो कर रहा है लेकिन बाहर वाली बात मैंने की, पंप करेगा मतलब कॉन्ट्रेक्शन करेगा और नीचे करेगा, लेकिन पंपिंग ऑफ ब्लड क्या होता है, जो बाहर आ रहा है या तो लंग्स के साइड जाए या तो बॉडी के साइड जाए, उसमें वेंट्रिकल रोल प्ले करता है। यस बेटा, करेक्ट, रिसीव करेगा। ओके, तो एएनएफ क्या कर रहा है कि इसको सेंस किया इसने प्रेशर को कि हायर ब्लड प्रेशर जा रहा है, ब्लड की वेसल्स में हायर ब्लड प्रेशर है, एंड एएनएफ रिलीज हुआ उसके स्टिमुलेशन से
विच कॉज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, अब इसका रिवर्स हार्मोन बताओ जरा, जो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा होता है ब्लड वेसल्स को, कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन या केमिकल रिलीज होता है, कहाँ से होता है, कौन सा रिलीज होता है? यस मनाली करेक्ट है। बाकी लोग भी बताओ। रास सिस्टम का ही हार्मोन है जो इसके रिवर्स में रिलीज हुआ था। कहाँ से रिलीज हुआ था? अभी इस चैप्टर में भी पढ़ चुके, बताओ। रिलीज, रिलीज, ध्यान देना क्वेश्चन क्या बोल रही हूँ, रिलीज बोल रही हूँ ना कि सिंथेसिस बोल रही हूँ। सिंथेसिस कहाँ से हो रही है, रिलीज कहाँ से हो रहा है, दोनों का चलो आंसर दो। फास्ट ADH सिंथेसिस टेक्स प्लेस। मैम कौन सा लेसन है ये? प्रतीक बेटा अभी तो एंडोक्राइन सिस्टम ही चल रहा है, एनसीईआरटी ओपन करो, लास्ट पोर्शन है उसका। एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा कहाँ कहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसको आपको पढ़ना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके, रिलीज एंड सिंथेसिस इन हाइपोथैलेमस। ADH न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में, एंड वहां के न्यूरॉन्स का ही एंड जो होता है वो। एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है क्यों? एनसीईआरटी कहाँ चलेगी? चलो सुनो और स्क्रीनशॉट लो, एनसीईआरटी के ही पॉइंट है। बेटा ये 11th पोर्शन ही चल रहा है ना, 11th का ही लास्ट चैप्टर है, एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है, तो इसके लिए 12th एनसीईआरटी की क्यों नीड होगी? 11th की एनसीईआरटी ओपन करो, एंडोक्राइन सिस्टम का ही लास्ट पोर्शन है। चलो वहां देखो अच्छा ध्यान से। तो ANF इज सिक्रेटेड विद विच कॉज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स डायलेशन होने से क्या हुआ, डायमीटर बढ़ गया, कॉन्स्ट्रिक्शन होने से नैरोइंग होता है, डायलेशन होने से डायमीटर बढ़ गया, तो डायमीटर बढ़ते ही जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर डाउन हो गया। पढ़े हुए हो ये सब चीजें तुम लोग। दिस रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, जो तुम्हें बनाना था तुम ले लो, पक्का पक्का, या कम से कम इतना तो लो कि इसको लेके तुम अब ड्रॉ कर लेना, सब नोट डाउन कर लो। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अभी भी प्रॉब्लम हो जाती है 12th वाले बच्चों को, तो मिक्स होता है हार्मोन का। आप पढ़ोगे नहीं, दिमाग में नहीं सेट करके रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। हार्मोन वाले पोर्शन से मेमोराइज करना पड़ता है इनको बार बार। अब फंक्शंस ध्यान रखो। अगेन आई सेड कि जो हार्मोन कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं ना, उनमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो देखो यहाँ पे आपको इस पूरे पैराग्राफ में क्या पढ़ना है कि अदर अदर लोकेशन पे क्या क्या हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। तब फर्स्ट दे दिया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ऑलरेडी पढ़ रखे हो तुम लोग, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोसिस्टोकाइनिन, CCK, सुन के कुछ याददाश्त आ रही होगी। किडनी में ग्रेनिन वगैरह पढ़ा हुआ है, एरिथ्रोपोइटिन, MCQ सॉल्व करते वक्त मिला था कि एरिथ्रोपोइटिन भी सिक्रीट होता है क्या, RBC के फॉर्मेशन में एरिथ्रोपोइटिन कैसे रोल प्ले करता है। मुझे याद है कि तुम लोग को MCQ में मिला था, तुम भूल जाते हो। किडनीज एंड लिवर, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, क्लियर। हार्ट, एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन या पेप्टाइड, इनके मेन टारगेट्स क्या है, स्टमक, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर। एरिथ्रोपोइटिन क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ RBC करेगा तो बोन मैरो, क्लियर। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एड्रेनल कॉर्टेक्स पे टारगेट करेगा ताकि एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो पाए, एंड पूरी ब्लड वेसल्स पे वर्क कर रहा है, किडनी से रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाएगा। ANH का भी देखा, किडनी पे वर्क कर रहा है, ब्लड वेसल्स पे, किडनी के रेगुलेशन में वर्क कर रहा है, एंड प्लस ब्लड वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स के ही थ्रू किडनी पे वर्क कर रहा है। ओके और ऐसे भी किडनी का तुम्हें पता है, एक चीज ध्यान रखो कि जैसे यहाँ पे तुम्हारा एल्डोस्टेरोन क्या करा रहा था, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ ये क्या करेगा, सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन
डिक्रीज करेगा, मतलब यूरिन साइड में ही सोडियम बना रहे, समझ रहे हो ना, वही कहानी है, उल्टा हो जाएगा। Stimulates activities of the stomach, pancreas, and gallbladder. Stimulate RBC production. Stimulate aldosterone secretion, constriction of blood vessels. Increase sodium excretion. देखो ये लिखा है, सोडियम एक्सक्रीशन लिख लेना भाई, भूलना मत इसको। यूरिन में सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये क्या कर रहा था, एल्डोस्ट्रॉन क्या करता है, ब्लड कैपिलरीज में सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा था, जस्ट उसका रिवर्स रहेगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट? अब वन बाय वन देख लेते हैं थोड़ा सा इनको, एनी डाउट? चलो पूरा पढ़ लेते हैं, फिर एक बार देखेंगे इस टेबल को दोबारा। फर्स्ट देखते हैं एएनपी, पहले भी ये इमेज देखे हुए हो, तो कहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एएनपी, किस वॉल में प्रेजेंट होगा, एट्रियम में, अपर पोर्शन, हार्ट के अपर चैम्बर। क्लियर? चलो अभी हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। इसमें जो जो आपके हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबकी एक आप लिस्ट देख रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ है एएनएच, वही है एएनपी या एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन। ओके, तो फर्स्ट हो गया आपका एडीएच, क्या करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। कैसे करता है, ये मैकेनिज्म पूरी पड़ी हुई है तुम लोग। सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम पिट्यूटरी, फॉर्मेशन कहाँ, हाइपोथैलेमस, कॉजेज किडनीज टू रीअब्सॉर्ब मोर वाटर, याद है, ठीक है। एक तो हाइपोथैलेमस तो आपको थर्स्ट का सिग्नल देगा, तो आप एक्स्ट्रा सोर्सेज से आपने बॉटल उठाया, पानी पी लिया, क्लियर। किडनी पे कैसे फंक्शन करेगा, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ा के, सोडियम प्लस जब एल्डोस्टेरोन से जा रहा है तो भी क्या होगा, वाटर वहां पे रीअब्सॉर्ब होगा। तो मीन्स ब्लड में प्रेशर, ब्लड वेसल्स में प्रेशर डाउन है, फ्लूइड डाउन हो रहा है, आपको एनी हाउ फ्लूइड को बढ़ाना है। एज ए रिजल्टेंट इसने क्या किया, बीपी को इंक्रीज कर दिया। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। एल्डोस्टेरोन क्योंकि रास सिस्टम का पार्ट है, तो अगेन ये भी बीपी को इंक्रीज कर रहा है। फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड, कई बार आ चुका है ये बात बेटा, कॉजेज किडनीज टू रीअब्सॉर्ब Na प्लस वाटर, किस पोर्शन से, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, किडनी के नेफ्रॉन के, चलो नेफ्रॉन भी हम बता देते हैं, किस पोर्शन में सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, एल्डोस्टेरोन न्यूरॉन्स के किस पार्ट पे वर्क करेगा, चलो लिखते रहो तुम। एएनएफ को अभी देखा हमने, फ्रॉम हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, मैक्सिमम राइट एट्रियम से होता है, प्रमोट्स एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम प्लस एंड यूरिन। नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम ब्लड वेसल्स सेल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड डायलेट्स ब्लड वेसल्स, तो ये और ये दोनों आपके बीपी को डाउन करते हैं। आप नाइट्रिक ऑक्साइड अभी तक नहीं पढ़े थे, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड इटसेल्फ इन्वॉल्व इन द एज अ लाइक इट, इसका फंक्शन जो रहता है वो हार्मोनल फंक्शन रहता है। फ्रॉम ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल सेल्स, डायलेट ब्लड वेसल सेल्स, इसके सोर्स होते हैं कुछ केमिकल, बॉडी इनटेक करती है उन, नाइट्रोग्लाइसरीन, वायग्रा, इन सब चीजों से रिलीज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड उसके रिस्पेक्ट में ब्लड वेसल्स पे फंक्शंस होता है। ओके, डायलेशन किया, ये भी डायलेशन किया, ये भी डायलेशन किया, वैसो डायलेशन, वैसो डायलेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन directly increase blood pressure. ओके, नेक्स्ट है एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, द juxtaglomeralar cells of kidney produce a peptide hormone, पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिन, टेबल में भी दे रखा है, नेचर क्या है, प्रोटीनेशियस है, which stimulates erythropoiesis. Erythropoiesis is the process of formation of RBC. Which hormone regulate the erythropoiesis? डायरेक्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोएटिन कहाँ से सिक्रीट होता है,
किडनी से। फंक्शन कहाँ पे करता है? बोन मैरो में, बोन्स में। इज इट क्लियर? सिचुएशन एकदम आपके माइंड में सेट रहना चाहिए, पिक्चर इमेज क्लियर रहना चाहिए, कौन कहाँ सिक्रीट कर रहा है, कौन कहाँ टारगेट हो रहा है। ले जाने वाला इन सबको सिस्टम ब्लड है, तो जहां इनके टारगेट रिसेप्टर्स होंगे ये वहीं पे वर्क करेगा, भले पूरे बॉडी में घूमता रहे। बहुत लॉयल्स होते हैं हार्मोन्स, बहुत लॉयल है, अपने ही रिसेप्टर्स पे जाके उनको बाइंड करना, अदरवाइज वो घूमते रहो। इज इट क्लियर? तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय किडनी, इसके भी एक चार्ट बनाओगे आप। एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, ये दो से आप ऑलरेडी वाकिफ हो चुके हो, क्लियर। अब आपको दो और एडिशन करना है। एक तो आ गया आपका थ्रोम्बोपोइटिन, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो किडनी बहुत मल्टी फंक्शन करती है। किडनी एक सिंपल ऐसा नहीं है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है। किडनी काफी चीजों को रेगुलेट कर रहा है। आप देख लिए अभी की एरिथ्रोपोइटिन तो डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है फॉर द मेंटेनिंग ऑफ योर विटामिन डी लेवल इन ब्लड, ठीक है। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, जिससे आप ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में देखे थे, क्लियर। प्लेटलेट्स को मैंने बताया अभी, ताकि वो क्या है, ब्रेक, मतलब कोई कंप्लीट सेल नहीं है, दे आर एक मेगा कैरियोसाइट है, बड़ी सेल से, उसके टूटने से, उसके फ्रेगमेंटेशन से प्लेटलेट्स बनते हैं। तो वही सब चीजें हम देखते चलो। तो एरिथ्रोपोइटिन हो गया, क्लियर है। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेनग्लियल सेल, ओके, जो इनका सिक्रीशन का, फॉर्मेशन का है। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मतलब ग्लोमेरुलर जो कैप्सूल आप देख रहे हो उसके बाहर के जो सेल्स होंगी उनसे रिलीज हो गए। स्टिमुलेट्स एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन इन बोन मैरो। कैल्सिट्रॉल 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3, अब ये नाम आपको याद होना चाहिए बायोमोलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्टिव फॉर्म ऑफ डी, विटामिन डी जो आप लेते हो उसका कन्वर्जन किडनी में होता है, क्लियर। कन्वर्जन में किडनी रोल प्ले करती है, और वहां पे जो फॉर्मेशन होता है दैट इज एक्चुअली हार्मोनल इन नेचर। तो ये ऐसा विटामिन डी का फॉर्म है जो हार्मोनल नेचर का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैल्सिट्रायोल 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 formation takes place in kidney, clear, and this is nothing, this is a form of vitamin D which act as a hormones। समझ में आया? एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और आपको पता है वैसे ही कैल्शियम बड़ा नीडी है। अभी देखो जैसे मैं पैराथायराइड हार्मोन के टाइम में बताई थी कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो वहां पे एक फेज क्या था कि एब्जॉर्प्शन को हाई कर दिया गया, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट हाई किया गया, तो ऑब्वियसली ये उसमें रोल प्ले करेगा। समझ में आ रहा है? तो दे आर वर्किंग एज अ कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म, कोऑर्डिनेट करके मैकेनिज्म। इज इट क्लियर? तो डायरेक्ट फंक्शन पूछा जाएगा, एकदम फोकस होके समझो। कहाँ पे वर्क कर रहा है, एब्जॉर्प्शन को कहाँ बढ़ाया, जीआईटी में। रेनिन का पता ही है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से बाय सेंसिंग द ब्लड प्रेशर लो, जीएफआर रेट लो जा रहा है, उसको सेंस करके जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस के जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से रेनिन का सिक्रेशन होता है। रेनिन यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं करता, रेनिन ट्रांसपोर्ट करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, देन एंजियोटेंसिन 1 ये लीवर के पास हुआ, देन एंजियोटेंसिन 1 ट्रांसफर किया वो लंग्स से, कन्वर्टिंग एंजाइम्स के कांटेक्ट में आया, देन 1 को 2 में कन्वर्ट करेगा, एंड देन इट फाइनली एक्टिवेटिंग द increase working at the increase of blood pressure mechanism। तो अगेन रास सिस्टम का ही पार्ट है, पता है आपको। एक्टिवेट्स द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, एक सिंगल एस ए लिखा है तो ये हो जाता है, एल्डोस्ट्रॉन को भी ले आओ तो पूरा कंप्लीट हो जाता है, ए से एल्डोस्ट्रॉन हो जाता है। अब एल्डोस्ट्रॉन किडनी में लिखाते हो बच्चे, किडनी में क्यों एल्डोस्ट्रॉन को ले जा रहे हो, वो बार बार कितनी बार बता दिया, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला हार्मोन। थ्रोम्बोपाइटिन एक्सप्लेन कर दिया मैंने, स्टिमुलेट्स मेगा कैरियोसाइट्स टू प्रोड्यूस प्लेटलेट।
Okay, तो level of platelet in blood is regulated by the thrombopoietin. Thrombopoietin secreted from the kidney. Important table है, should be written in your notebook. ठीक है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से नहीं कुछ होगा, इसको एक बार लिखो, पढ़ो, याद करो, रिलेट करो फंक्शंस को, एंड देन पैकअप. ओके, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. एरिथ्रोपोएटिन किडनी से क्या क्या रिलीज हो रहा है, चलो फर्स्ट देख लेते हैं, ऊपर से लिखते हैं. एरिथ्रोपोएटिन कहाँ वर्क किया, बोन मैरो. क्लियर. 125, अब ये 25 1.25 मत करना, पोजीशन दिया हुआ है 1 और 25, इतना आईपैक नेम लिखना सीख गए होगे तुम लोग. डाईहाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी कोल्सी कैल्सिफेरॉल. ओके, विटामिन D3 कहाँ वर्क किया, गट में, GIT में. क्या करा रहा था, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. सब याद होना चाहिए, सिर्फ मुंह जबानी याद होना चाहिए ये चीज. आगे इसी फील्ड में जाना है बेटा, आप इतना पढ़ डालो कि ये सारे क्वेश्चन से तो कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होना. नहीं होता है बच्चों का, मैं कह रही हूँ. ये कुछ है हार्मोन का पोर्शन, कुछ है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पोर्शन, जहाँ पे लोग सरेंडर करते हैं. पूरे इंडिया में जो भी करने वाले बच्चे हैं वो यहीं पे सरेंडर करते हैं, और यहाँ पे तो आपको ऊपर ही चलना है. तो बाकी तो आप सोच लो कि ब्रीदिंग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और बोन्स हुए, नर्वस सिस्टम हुए, ये सबको याद होता है. जितना पोर्शन आपको कवर करके रखना है, ये वो पोर्शन है जहाँ पे आप स्कोरिंग रह सकते हो, जब वो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टीपल ऑप्शंस बना के कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देगा क्वेश्चन. फिर रेनिन, रेनिन आपका एनजीओ राज सिस्टम वाला हो गया. एंड पोस्ट पिट्यूटरी से आर्जिनिन, वेसोप्रेसिन, वही एडीएच के लिए लिखा है, ये कंफ्यूज मत हो जाना. पैराथायराइड्स, पैराथायराइड्स हार्मोन के साथ रेगुलेट किया. अभी मैंने जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का बताया, तो पैराथायराइड हार्मोन यहाँ पे वर्क किया, और तभी ये कैल्सिफेरॉल एक्टिव हुआ एंड कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करा दिया इसने. ठीक है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन कैल्सिटोनिन के साथ वर्क कर रहा है टू मेंटेनिंग द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड. एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, वो भी किडनी में वर्क किया फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर. क्लियर है, कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट. इज इट क्लियर. आकाश, आशना, ब्राह्मणी, आयुष, फरिया, कश्मीरा, केतकी, मनाली, मनवा, निनाद, प्रतीक, पृथ्वी, सांची, सार्थक, सब अटेंटिव होके सुन रहे हो ना. श्रावणी, श्रुति, श्वेत, यश, इज इट क्लियर. हाँ, लिखने की सिर्फ जरूरत नहीं है, क्लियर हो तभी लिखना. चलो गुड. फिर से एनसीईआरटी पे आप मार्क करो. ये जो फैली हुई आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी थी ना अलग अलग जगह, ठीक है, हार्मोन से रिलेटेड, उन्हीं को यहाँ पे एक्युमुलेट कर दिया गया है इस पूरे पैराग्राफ में. एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, secrete four major peptide hormones. They all are the peptidal in nature, all are the proteinaceous in nature. अब अच्छे बच्चों की तरह ये हार्मोन के नाम और ये पेप्टाइडल नेचर के, ये क्वेश्चन तो कभी नहीं गलत होना चाहिए. गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, सबकी मैकेनिज्म पढ़ाई हुई है मैंने, शॉर्ट में देख लेंगे अभी. फर्स्ट है गैस्ट्रिन, एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स. गैस्ट्रिन ग्लैंड मतलब मेनली ये कहाँ फोकस कर गया, स्टमक में, याद है कुछ. एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन. चलो होमवर्क लिखो तो मैसेज में बताना कौन सी सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिंथेसाइज करती है एंड कौन सी सेल पेप्सिनोजन सिंथेसाइज करेगी, एंड विच रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन. रिवीजन हो गया है तो आंसर फटाफट आ जाना चाहिए. डोंट इग्नोर दीज क्वेश्चंस.
ओके, ये इमेज भी पहले देखे हुए हैं, तो किस पे फोकस करते हैं? चलो सबसे पहले हम देखते हैं गैस्ट्रिन। फर्स्ट गैस्ट्रिन कहाँ से सिक्रिएट हुआ? स्टमक के वॉल में। ओके, तो स्टमक की लेयर गैस्ट्रिन को सिंथेसाइज कर रही है एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। व्हाट इट मींस कि ये लोकल एंडोक्राइन सिस्टम है, मैंने उस टाइम भी पढ़ाया था, लोकली वर्क करना है। ठीक है, तो इसको हमने बोला था एक टर्म एंडोक्राइन सिस्टम, कुछ याद है? लोकल सिंथेसाइज हो रहा है, लोकली यूज हो गया, एक सिस्टम के अंदर ही सिंथेसाइज हुआ और वहीं यूज हो गया। तो गैस्ट्रिन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जिसमें मेनली आपको देना होगा तो एचसीएल और पेप्सिनोजन। ओके, पहले प्लस प्लस को देखते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ सकती हूँ बेटा, बट तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, तुम्हारे रिप्लाई ज्यादा नहीं आते, एक दो बच्चों से ही केवल रिप्लाई आते हैं, इसलिए सिर्फ सुन लो और उसके बाद जब मैं क्वेश्चन दू, जब मैं पूछूं तो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करो। ठीक है, तो ड्यूडेनम वाले पोर्शन से सिक्रेटिन का सिक्रेशन हुआ एंड सीसीके का सिक्रेशन हुआ, कोसिस्टोकाइनिन का सिक्रेशन। सीसीके मेनली वर्क कहाँ करता है? गॉल ब्लैडर पे। क्लियर? पॉजिटिव वर्क मतलब स्टिमुलेशन का, एंड पैंक्रियास पे। क्लियर? दोनों के हेल्प से ही फाइनली जो रिलीज हो सकता है, पैंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन हो सकता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सिक्रेटिन याद हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर से रिलेटेड है, एंड सीसीके फाइनली आपका पैंक्रियाटिक जूस के फॉर्मेशन में, सिक्रीशन में रोल प्ले करता है। तो दोनों का कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म से ही पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन हो सकता है। अब यहाँ पे पूछ नहीं रही हूँ, लेकिन आप खुद से यहाँ के एंजाइम्स और उनके टारगेट साइट सब रिवाइज करो, रिवाइज होना चाहिए। अब दोनों का नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ है? सिक्रेटिन एंड सीसीके शोइंग इनहिबिटरी रिस्पॉन्स ऑन गैस्ट्रिक जूस फॉर्मेशन। क्लियर? मतलब गैस्ट्रिन के एंटागोनिस्टिक हो गए ये हार्मोन, अपोजिट वर्क करने वाले। क्लियर बच्चा? चलो अब वो लाइन बाय लाइन फिर से मार्क करो। सिक्रेटिन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैंक्रियास, एसिनर सेल्स जो देखते हो तुम लोग, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। देखो एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनती है। And these water and bicarbonate ions are responsible for the secretion or the formation, जो फॉर्म हो रखा है वहां पे पैंक्रियाटिक एंजाइम, उन सभी के सिक्रीशन के लिए ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने में रोल प्ले करेगा। तो विदाउट दिस नॉट पॉसिबल कि आपका पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट हो जाए। तो सीसीके एक्ट्स ऑन बोथ पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर आ गया तो बाइल जूस, पैंक्रियाज आया तो पैंक्रियाटिक जूस, and stimulate formation में secretion of pancreatic enzymes and bile juice. Is it clear? GIP inhibits bile juice formation। मैंने क्यों नहीं बोला, कुछ याद है क्यों नहीं बोला? फॉर्मेशन कहाँ होता है बाइल जूस का? फॉर्मेशन कहाँ होगा बेटा? बाइल का फॉर्मेशन लीवर में या गॉल ब्लैडर में? फॉर्मेशन ऑफ बाइल it takes place in liver. GIP inhibits gastric secretion and motility, movement, motility and gastric जूस के फॉर्मेशन में जीआईपी इनहिबिट करता है। इनहिबिटरी आई उसमें इनहिबिटरी है ही। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सिक्रीट्स हार्मोन्स ऑल ओवर द बॉडी। अब ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे जीआईटी वगैरह के लिए नहीं है, ऑल ओवर द बॉडी, जो कलेक्टिवली आपका एक हार्मोन की, बड़े हार्मोन की कैटेगरी बनाई गई है, ग्रोथ फैक्टर, जिससे आपका मसल्स, बोन्स, सारे टिश्यूज वगैरह डेवलप हो रहे हैं टाइम टाइम के साथ। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? ग्रोथ फैक्टर्स। These factors are essential for the normal growth of tissues and their repairing regeneration. Along with the thyroxine, thyroid hormone के साथ ये रेगुलेट होके पूरा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ओके, तो स्टार्टिंग अपन ने यही की थी कि सेवरल एंजाइम्स देखे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, डिफरेंट किडनी, लिवर, हार्ट, नंबर ऑफ हॉर्मोन्स आ रहे हैं, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोसिस्टोकाइन। अब इनका रिवीजन अभी करो लोगे ना, तो इनको कभी बुक खोल के देखना नहीं पड़ता है। ये वो पोर्शन है जो आपका टाइम बचाता है। एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, ट्रांस सिस्टम, एट्रियल एएनएफ, उससे रिवर्स में। ठीक है, अब सिर्फ एक टेबल से आपका रिवीजन हो गया, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एंड आप यहाँ से स्कोर कर जाओ। इज इट क्लियर? तो हार्मोन वाला पोर्शन, हार्मोन के नेम, हार्मोन का टारगेट, फंक्शन, ये सब हो चुका है कंप्लीट। नाउ लास्ट पोर्शन इज मैकेनिज्म कि हार्मोन का एक्शन कैसे होता है, हाउ हार्मोन्स एक्ट। तो बहुत बार मैंने ऐसे सेल चैप्टर से और आज तक मैं सेल साइकिल से लेकर कई बार मैंने ये बताया है कि हार्मोन्स वगैरह जो रिलीज होते हैं ये प्राइमरी मैसेंजर हैं और ये सेल तक टारगेटेड होते हैं वाया द ब्लड, वाया द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। टारगेट होके ये वहां पे जाके पर्टिकुलर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे एंड देन अपना सिग्नल देंगे उसको। दे आर प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। पढ़ाया हुआ है ना सेल चैप्टर से। आज तक में अगर देखो तो कम से कम 5 बार तो ये बातें हमने बताई हैं, 5 से क्या ज्यादा ही बताई। प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ओके, टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, सिंपल सी कहानी यही है, टारगेट स्पेसिफिक है। टारगेट के पास स्पेसिफिसिटी क्यों है? क्योंकि रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, उसी को देखना है। अब ये दो तरीके से फॉर्म करते हैं तो दो तरीके से मैकेनिज्म हो जाती है। नाउ एनसीईआरटी के पॉइंट मार्क करो। Hormones produce their effect on target tissue by binding to a specific protein called hormone receptor located in the target tissues only. And कुछ याददाश्त अगर दो जोड़ तो ग्लाइकोप्रोटीन्स याद आ जाएंगे जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तब मैंने बताया था कि रिसेप्टर्स की तरह वर्क करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, इसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसेप्टर पे पर्टिकुलर केमिकल आके बाइंड करता है। तो उसी में से ये रिसेप्टर कैसे हैं? हार्मोन के बाइंडिंग रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यूज ओनली। हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, भूल गए हो तो। आउटर सरफेस, देखो कोई भी चीज आपके घर में डिलीवरी देने आएगी या कोई आपसे मिलने आ रहा है तो वो दरवाजे के बाहर के साइड होगा, न कि अंदर के साइड। अंदर के साइड तो फिर भूत प्रेत आत्मा ही आएंगे एकदम जूम क्रॉस करके इस साइड और हेलो अच्छा ऐसे करे तो फिर समझ लो वो भूत है। ठीक है, तो रिसीव करने के लिए आप उसको किधर देखते हो? दरवाजे के बाहर की तरफ। तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बैरियर। तो यहाँ पे कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया तो उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर किधर होगा? बाहर की तरफ। ओके, इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड, अगर देखो अब ये कैसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी मेम्ब्रेन है बेटा अपने बॉस के पास। तो आपने तो इसको क्रॉस करा दिया, जैसे जैसे सपोज आपके यहाँ दरवाजे पे कोई है और वो बोलता है कि मेरे को सर से ही मीटिंग करनी है, सर मतलब आपके पापा, ऑफिस से कोई है तो अंदर आने के लिए अलाउड है, उसको पापा बोलेंगे हाँ भेज दो अंदर। तो तुमने क्या किया? दरवाजा ओपन किया और फिर उसको अंदर भेज दिया, वो डायरेक्ट बॉस के कांटेक्ट में। तो इसके रिसेप्टर कहाँ होंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। ये भी सेल चैप्टर में कवर कराया हुआ चीज है बेटा, इसलिए आपको इजी लगना चाहिए बट आप पढ़ दो। आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल। इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर। सेल के अंदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मोस्टली ऑन न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। मोस्टली क्यों लिखा है? मेम्ब्रेन तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है, मेम्ब्रेन गोल्गी के पास भी है, मेम्ब्रेन पीआर के पास। चलो खैर, तो व्हाट आई सेड यहाँ पे आप पेंसिल से लिख लो, दो तरीके के रिसेप्टर्स हैं। मेनली जो है वो प्रोटीनेशियस नेचर के लिए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंड दूसरे हैं इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर, जिसमें आपको फिर मेनली वाला कॉन्सेप्ट रखना है। मेनली सेल के अंदर अंदर क्या है? मेनली न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप सेल चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। अगेन इट हैज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन।
हमको तो बोलने को कहोगे तो हम तो ये बोलते ही रहेंगे बेटा, इस तरीके से तो हम कितना देर बता दें, बार बार मैं क्या। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो रिसेप्टर आपके कहाँ होंगे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। चलो अब वापस आते हैं। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसेप्टर रिसेप्टर पे आके हार्मोन बाइंड किया तो ये क्या हो गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। छोटा सा इमेज हमेशा के लिए क्लैरिटी। स्पेसिफिसिटी की शुरू से बात हो रही है, अदरवाइज कोई भी कुछ भी काम कर लेता। तो ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। लॉयल्टी है भाई इसकी पूरी। ठीक है, एक रिसेप्टर एक ही हार्मोन को सेंस करेगा। ओवरी पे हार्मोन के रिसेप्टर हैं तो वो ओवेरियन LH-FSH को ही सेंस करेंगे जो वहां पे आके फंक्शन करें। एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। HR कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज। ये पॉइंट ध्यान रखना। केमिकल लेवल पे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो चेंजेस होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेटेड टिश्यू। वाई, टारगेट टिश्यू पे ही रिसेप्टर थे, टारगेट टिश्यू पे ही बाइंडिंग हुआ। अब इस केमिकल के थ्रू जो हार्मोन है जो एंटर किया है उसके अंदर, जो उसने इन्फ्लुएंस कर दिया। कैसे हो रहा है, आपके घर में कोई कोरियर लेके आए तो आपके घर में थोड़ी हलचल होगी ना। उस कोरियर को रिसीव करने के बाद कुछ चेंजेस आएंगे। कोई पापा से मिलने गया तो वो पापा के साथ मीटिंग करेगा, मम्मी चाय बनाएंगी, या समाओ सब लोग, मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ। ठीक है, तुम्हारा कोई फ्रेंड आया, तुम अपने रूम में लेके जाओगे, उससे बातें करोगे, कुछ खाना पीना किचन में लोगे, खुद से कुछ बना सकते हो। ठीक है, तो एक जो सिस्टम वहां पे चल रहा था उसमें चेंज हो। ठीक है, कोई भी ऐसे मेहमान आ गए कि भाई पूरे ही घर वालों के पसंदीदा है, तो सबने अपना काम छोड़ छोड़ के क्या हुआ, इकट्ठे हो गए। कोई छोटा बच्चा आ गया, उसको सभी खिलाने लगे, किसी के साथ आए। तो व्हाट यू विल फाइंड कि एक के कोई जो दरवाजे से एंट्री किया है, जो रिसीवर रिसीव किया है, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए आपके घर में सभी चीजें सभी काम अपने अकॉर्डिंग वहां पे जो देखो स्ट्रक्चर अपने काम कर रहे हैं। व्हाट आई मीन टू से कि वहां पे सर्टेन चेंजेस होंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हार्मोनल फंक्शंस वो चेंजेस वेरी करेंगे एंड एज अ रिजल्टेंट सेल रिस्पॉन्ड करेगी। ओके, अब ये डायरेक्ट लाइन आती है। Target tissue metabolism and hence physiological functions are regulated by hormone. Is it correct or not? Correct statement है। क्लियर? ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको आपको जिस तरीके से मैंने ये कर दिया है ना, टैबुलर फॉर्म में फिर से बुलेट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया है, एंड उसके आगे मैंने हॉर्मोन्स के नाम अलग कलर से एंड कैटेगरी अलग कलर से, इसी तरीके से आपके नोट्स में होना चाहिए। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैथ द कॉलम में आते हैं, या एक अकेले भी आ सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, बायोकेमिकल नहीं, समझना, दिस इज केमिकल नेचर। उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। वो एक्ट कैसे कर रहा है, वो फिजियोलॉजी में क्या चेंज किया, वो क्या हो गया उसका, वो क्या हो गया उसके बायोकेमिकल नेचर या फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो गया, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ हार्मोन। ठीक है, दैट ब्रिंग्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। अरे केमिस्ट्री पढ़ते इतना समझ में आ गया ना, जब उसके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हो, वो किससे बना हुआ है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। वो कैसे फंक्शन कर रहा है, बायोलॉजिकल सिस्टम में कर रहा है इसलिए बायोकेमिकल पर्सन, फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट किया तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ओके, तो केमिकल नेचर पे पहला आपका आता है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीनेसिस हार्मोन। अब कहोगे मैम सारी बातें तो एक ही हैं। यस बेटा, एक ही है, इसीलिए मैं बार बार तुम लोगों को ये सारे स्टेटमेंट बताती हूँ। और इनका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिंगल पेप्टाइड चेंज होगी, लॉन्ग पेप्टाइड होगी तभी वो प्रोटीन की तरह वर्क करेगा। सिंगल पेप्टाइड है, एग्जाम्पल इसका समझ लो, ग्लूकेगॉन लिख लो यहाँ पे, ग्लूकेगॉन। पॉलीपेप्टाइड टू पेप्टाइड हो गए, अलग अलग भी हो सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड का एग्जांपल लिख लो, इंसुलिन। फिर प्रोटीन हार्मोन, मतलब
काफी सारे जैसे आपके हाइपोथैलेमिक हार्मोन हुआ, पिट्यूटरी हार्मोन्स हुए, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स है। जैसे आप हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में देख रहे थे ना, 4 चेन्स थी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। तो फाइनली आप उनको क्या बोलते हैं, लार्जर प्रोटीनेशियस हार्मोन। तो है सभी प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन की कैटेगरी होगी पेप्टाइड के बेसिस पे, कंपोजिशन ऑफ पेप्टाइड्स। इज इट क्लियर? तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, ऑल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आर, इनका नेचर क्या है, प्रोटीनेशियस। क्लियर? अगर ये ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब प्रोटीन के अंदर आपको जाना है और स्पेसिफिक बनाना है कि ग्लूकागॉन पेप्टाइडल नेचर का होता है या पॉलीपेप्टाइडल है। ऑप्शन में ही दे रखा है, तो पेप्टाइड भी करेक्ट है, पॉलीपेप्टाइड भी करेक्ट है। नहीं, पॉलीपेप्टाइड नहीं करेक्ट होगा, मतलब प्रोटीन है और पेप्टाइड है, ये ऑप्शन दिया है, तो पेप्टाइड भी करेक्ट है, प्रोटीन भी करेक्ट है। बट व्हाट यू हैव टू चूज, यू हैव टू चूज द पेप्टाइडल नेचर ऑफ ग्लूकागॉन। ओके, जो लिपिड फैट से रिलेटेड, लिपिड ओरिजिन के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ओरिजिन के होते हैं, दैट आर द स्टेरॉयडल हार्मोन। तो स्टेरॉयड, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडायोल, प्रोजेस्टेरोन, नेम नोट डाउन कर लेना, ये सभी किस नेचर के, स्टेरॉयड। डायरेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैक, मतलब वहां पे जाके बाइंड कराएंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइडोथायरोनिन, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, लेकिन इनका टारगेट क्या होता है, इनका टारगेट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, कंपोजिशन अलग है, यहाँ आयोडीन ग्रुप है, इसलिए इससे अलग किया गया है इसको। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, एपिनेफ्रिन। ओके, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, क्यों क्या है ये, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, अमाइनो ग्रुप्स इसमें डिराइव कर जाएगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इनको एक डिफरेंट कैटेगरी दे देगा। तो पेप्टाइडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन, आइडोथायरोनिन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, दीज आर द 4 कैटेगरी गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक विद एग्जांपल। तो ये तो आपकी प्रायोरिटी हो गई कि ये कैटेगरी और ये एग्जांपल्स आपको याद है। नाउ इनके मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। समझ में आया? ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, तो यहीं पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे सिग्नल दे रहा है, वो कैसा हो गया, सरफेस रिसेप्टर्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे, बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर। अब जैसे आपने गए, आपने कुरियर बॉय से सामान लिया, तो आप क्या हो गए, आप रिसीव कर रहे हो ना सामान, मम्मी का है या पापा का है, फिर आप टुबक 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 जा रहे हो पापा के पास, दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये प्राइमरी था। ये क्या है बेटा जी, ये सेकेंडरी हुआ। तो इस केस में क्या जनरेट करना पड़ेगा, सेकेंडरी मैसेंजर की हेल्प लेनी पड़ेगी। दैट मैसेंजर इज CAMP, साइक्लिक साइकिल डिवीजन साइकिल के टाइम भी ये नाम आया हुआ है। IP3, कैल्शियम आयन, ये सभी बिहेव करते हैं सेकेंडरी मैसेंजर की तरह, विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और ये अंदर फिर ये रेगुलेशन को हेल्प करेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले तो एक देखो, ओवरऑल तुम देखो कि हार्मोन कैसे वर्क कर रहा है। एक तुम लोग कोई बनाना नहीं है, जस्ट हम लोग जब रिसर्च लेवल पे वर्क करते हैं तो हम इसको कास्केड बोलते हैं। क्लियर, एक बड़ी यूनिट। क्लियर, सिग्नल ट्रांसडक्शन कास्केड कैसे वर्क करती है, एक सिग्नल आ रहा है, सिग्नल क्या हो सकता है, एदर पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, एदर इनहिबिटरी हो सकता है और स्टिमुलेटरी हो सकता है। ओके, जैसे आप देख भी रहे थे, फीडबैक हुआ तो इनहिबिटरी गया। अभी आपने देखा गैस्ट्रिन का सेक्रेटिन ने इनहिबिटरी इफेक्ट किया गैस्ट्रिन पे। तो जिस तरीके का भी सिग्नल है उसको रिसीव करा जाएगा, तो सिग्नल है, रिसेप्टर्स हैं, रिसीव करेगा, एंड जो भी सिग्नलिंग इंटीग्रेशन हो रहा है उस सिग्नल से क्या चेंजेस होने हैं उसको चेंज करना, उसको सेंस करना, दैट इज इंटीग्रेशन, एंड उसको अडॉप्ट करना। इंटीग्रेशन करके उसको अडॉप्ट किया एंड उसके रिस्पेक्ट में प्रोसेस करा देना, एम्पलीफाई कराना, टारगेट के अंदर चेंजेस कराना, दैट इज ऑल द मैकेनिज्म इनसाइड द सेल। और फ्लो किसी टारगेट साइड तक जा रहा है तो भी इसी तरीके से मैकेनिज्म चलती है।
तो इनकमिंग एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, कन्वर्जन बाय सेकेंडरी मैसेंजर, इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स ऑन टारगेट सेल रिसेप्टर, क्योंकि हमें पता है जो भी यहाँ से आ रहा है ना मैसेंजर से भी, तो भी वो डीएनए बॉस तक तो सारी इंफॉर्मेशन जानी ही जानी है, तो वो अंदर एक मैकेनिज्म के थ्रू बॉस तक इंफॉर्मेशन जाएगी। उसी को बोलते हैं इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स ऑन टारगेट सेल रिसेप्टर्स प्रोटीन। अल्टरेशन ऑफ सेलुलर बिहेवियर, चेंजिंग, इसको ना नोट डाउन करना है ना इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको सेव नहीं करना है, आप अपने नॉलेज के लिए लेना चाहो तो आप ले सकते। जो आपको समझना है वो ये समझना है कि जब हम सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर्स की बात करते हैं, मतलब वो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ऐसे हॉर्मोन्स इसको सिग्नल देंगे। और इससे रिलेटेड कोई, जैसे आपने एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स देखा था, उसी तरीके से ये क्या है, एडनाइलेट साइक्लेज कॉम्प्लेक्स है। ओके, इन इन कॉम्प्लेक्स को एक्टिव किया जाएगा और ये एक्टिव होने के बाद सीएमपी का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ जी प्रोटीन। ये सब क्वेश्चन है बेटा। ओके, तो रिसेप्टर प्रोटीन अब यहाँ से देखते हैं, नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन है, प्राइमरी मैसेंजर हमने कहा, यहाँ इन्होंने बाइंड किया अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे, पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंडिंग करके सिग्नल यहीं पे गया बगल में, सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करना है जिससे सीएमपी का फॉर्मेशन हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म एटीपी के प्रेजेंस में एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट कर दिया गया, साइक्लिक एएमपी हो गया, ये है सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये अंदर इंट्रासेलुलर बिहेवियर को चेंज करेगा, क्लियर, सच एज ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हुआ, मेनी जैसे इंसुलिन क्या वर्क कर रहा था, इंसुलिन तो ग्लाइकोजन को बनवा रहा था, यहाँ पे लिख लो ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन इस एग्जांपल में लिख लो। तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कराने के लिए रिसेप्टर पे कौन सा हार्मोन आएगा, ग्लूकेगॉन। ओके, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कराएगा। अब रिसेप्टर ने अगर इंसुलिन रिसीव किया होगा तो क्या होगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन होगा। याद आ रहा है, तो इस तरीके से एक इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म चलती है। देखो अगेन, ये रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स और आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, दे आर द प्रोटीन चैनल्स, सिग्नल्स लेंगे, रिसीव किए, फिर आपको ये दिख रहा है एडनाइलेज साइक्लेज कॉम्प्लेक्स है ये पूरा, कई सारे प्रोटीन्स, कई सारे स्ट्रक्चर, जैसे एटीपी आ रहा है तो आपको पता है यहाँ पे साइक्लेज एंजाइम को, एडनाइलेज साइक्लेज कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो सब यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और इस प्रोसेस को कंट्रोल करके फाइनली साइक्लिक एएमपी बनेगा, किससे, इसके रिस्पॉन्स से। अब ये प्रोसेस क्या आएगा कि इसका रिस्पॉन्स क्या था, ये सेल के लिए कैसा सिग्नल देके गया है वो इसके पास हिडन है। ठीक है, आपने कोरियर रिसीव किया तो कोरियर किसके पास आ गया, आपके पास आ गया। ओके, उसके अंदर की भले रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपके पास नहीं है, लेकिन कोरियर का बॉक्स रिसीव करके आपके पास आ गया, तो वो साइक्लिक एएमपी के पास है ना, वो आप कन्वर्ट कराएगा, प्रोसेस कराएगा। ओके, एज ए रिजल्टेंट सेल रिस्पॉन्स करेगी, ये डिफरेंट डिफरेंट वे में हो सकता है, ये डिपेंड है कि कौन सा सिग्नल आया, क्या काम करना है। तो स्टेप्स, ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो ये वाला। Non-steroidal hormones behaves like a primary messenger, binds with receptor on plasma membrane. Hormone receptor complex activates a membrane protein called G protein. G protein activates guanosine triphosphate या आपका ATP भी हो सकता है, ठीक है, GTP ATP एक बार मैंने बताया था कि एक दूसरे के प्लेस पे कहीं कहीं यूज हो जाते हैं, clear, which also activates another membrane proteins adenylate cyclase जो उसके collaboration में है, that's why I use term complex, and as the resultant पूरा का पूरा प्रोसेस होगा and cyclic AMP का फॉर्मेशन होगा, which is secondary messenger, ये primary messenger। अब वो इमेज जो आपको आ सकती है, बहुत बार आती भी है, इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज एनसीईआरटी इमेज, हार्मोन एफएसएच का एग्जांपल दिया हुआ है, ये भी याद रखना। इमेज में क्या दिया है, रिसेप्टर बाइंड किया, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिक दे दिया लोकेशन, क्योंकि एफएसएच है तो या तो ओवरी या तो टेस्टिस पे वर्क करेगा। रिस्पॉन्स 1, इनिशिएट द जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। अब यहाँ पे इनको लिखना चाहिए ये प्राइमरी मैसेंजर है, जब सेकेंडरी लिख दिया तो लिखो तुम पेंसिल से। साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग वो जनरेट करेंगे। बायोकेमिकल रिसोर्सेज, मल्टी स्टेप प्रोसेस,
एंड फाइनली फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुआ जिसमें आपका फॉलिकुलर ग्रोथ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था तो फॉलिकल को डेवलप कराएगा एंड ओवरऑल आपको लिखा हुआ है ब्रॉडली कि ओवेरियन ग्रोथ में रोल प्ले करेगा। ओके क्लियर है, पाथवे समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर? सो गए क्या सर? क्लियर है? बढ़िया से इसको रिवाइज करो कि आज के आज ये फाइनल हो जाएगा। बहुत प्यारी मैकेनिज्म होती है, इन सब चीजें सेट हो जाता है माइंड में, कौन कैसे वर्क कर रहा है यही तो देखना है ना। हॉर्मोन्स दूसरी कैटेगरी क्या हो गई, विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। अब ये इंटर इंट्रा ध्यान रखना है, इंटर दे देगा ऑप्शन में तो ऑब्वियसली वो इनकरेक्ट होगा। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर विद इन द सेल, इनसाइड द सेल। पेंसिल चलती रहनी चाहिए, अगर कंफ्यूजन है माइंड में क्लियर है कि इंट्रा क्या है इंटर कहाँ है तो एकदम बढ़िया से। एग्जाम्पल स्टेरॉयडल हार्मोन एंड आइडोथायरोनिन्स। अब क्वेश्चन अगर पूछता है स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर विच हार्मोन्स आर एक्टिंग बाय यूजिंग द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एक चीज दिमाग में हमेशा सेट रहता है, स्टेरॉयडल इंट्रासेलुलर होते हैं, प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेनस होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेनस। भाई ये आइडोथायरोनिन को नहीं भूलना है, ये भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। नेचर इनका प्रोटीन है लेकिन ये इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स करते हैं। मोस्टली रेगुलेट, जो डायरेक्ट बॉस के पास जा रहा है वो क्या ही करेगा, जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। क्लियर? जीनोम कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। तो उसको सिग्नल कहाँ देना है? डीएनए को। डीएनए तक फास्ट पहुंचाना है, तभी आपके मेटाबॉलिज्म से ग्रोथ से रिलेटेड हॉर्मोन्स होते हैं, फास्ट वर्किंग। Cumulative biochemical actions result in physiological and development effect. Cumulative मतलब दोनों का, स्टेरॉयडल एंड मेम्ब्रेनस दोनों ही स्टेरॉयडल नेचर या इंट्रासेलुलर हार्मोन्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेनस हार्मोन्स दोनों के कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म से ही ओवरऑल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलती है। इज इट क्लियर? अब दूसरा इमेज आपका ये है, यहाँ पे क्या दे दिया इसने। अब स्टेरॉयडल नेचर के जो हार्मोन होते हैं सेक्स हार्मोन्स होते हैं। यूट्राइन को दिया, यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन हार्मोन, जस्ट एग्जांपल एस्ट्रोजन। कल देखा था ना, मैंने बताया था ओएस्ट्रो लिखा हो तो भी सेम हार्मोन है, ओएस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन एक ही हार्मोन। ठीक, इसको कोई मतलब नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसके अपने चैनल है, ट्रांसफर किया, आया आया सीधे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे सिग्नल दिया एंड वहां से इसने डीएनए को रेगुलेट कराया, डीएनए को ऑर्डर दिया कि भाई तुम्हें क्या करना है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस जीनोम है, यहाँ डीएनए हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन कराया, अब ये प्रोसेस के लिए बाहर आएगा, ठीक है, राइबोसोम के पास। तो प्रोसेस नहीं आपको यहाँ पे ऐड कर देना है कि सब चल रहा है न्यूक्लियस के अंदर, ऐसा नहीं, उसने मोड ऑफ एक्शन दिया हुआ है। तो इस इमेज को लेके कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांसक्रिप्शन का अपना लोकेशन है, ट्रांसलेशन का अपना लोकेशन। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया कि एंडोमेट्रियम लेयर का फॉर्मेशन होना, यूट्रस की इनर लेयर का फॉर्मेशन होना, उसमें ब्लड रिच लेयर का बनना, ताकि वो उसकी एक एडॉप्टेबिलिटी हो जाए कि एट दैट टाइम, पर्टिकुलर टाइम, उस इंटरवल में अगर फर्टिलाइज्ड जाइगोट एम्ब्रियो वहां पे रिसीव हो रहा है तो वो उसमें प्रॉपर उसको शेल्टर मिल जाए और उसका इन्वेजिनेशन हो जाए। क्लियर? फिर धीरे धीरे वहां पे फिटस फॉर्मेशन होने लगेगा। तो ये क्या हुआ, वहां पे सेल ग्रो होंगे, वहां पे सेल डिफ्रेंशिएट कर रही होंगी, तो टिश्यू सेल एंड डिफ्रेंशिएशन, इस लेयर को बनाना पड़ रहा है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स बनेगी, सब वो पूरा। ये कोई प्योर ब्लड नहीं होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में रिलीज हो रहा है, दैट इज नॉट प्योर ब्लड। तो फिर ये सारे टिश्यू डैमेज हो रहे हैं तो सारे ब्रेक डाउन होते हैं और फिर वो रिलीज आउट होते हैं। तो व्हाट यू सीन कि ये हॉर्मोन्स जो थे ये न्यूक्लियस के पास रिसीव हुए एंड एक्टिविटी की। इनके रिसेप्टर्स कहाँ हैं? मेम्ब्रेन पे हो सकते हैं और इन इंटरनल भी जा सकते हैं, जैसे ये आपको दिया हुआ है ना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स इंटरनल भी ट्रेवल करके वर्क कर सकते हैं। अब इसकी बहुत रेंज है, इसमें अभी आपको नहीं जाना।
इसका हम लोग देखते हैं पूरा इंटरेक्शन, पूरा डिजीज में मैकेनिज्म किस तरह से हो रहा है, क्योंकि यू नो कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है वो ऑब्वियसली जीन के लेवल पे रेगुलेट हो रही। इज इट क्लियर बच्चा, समझ में आ रहा है? क्लियर। तो अब जैसे यहाँ पे लिया लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, तो लिपिड लेयर से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उसको प्रोटीन चैनल की नीड नहीं है। लिपिड चैनल से वो आया, ट्रांसपोर्ट हुआ, ये कैपिलरी है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में उसके रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, देखो फर्दर लोकेशन पे भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी हो सकते हैं, तो इसमें बाइंड करके कोई इसको कैरी कर रहा है, कैरी करता है, ठीक है, कैरी करके न्यूक्लियर पोर के अंदर ले गए और ये फिर बाइंड किया जाके सीधे जीनोम पे, और वहां पे इसकी मीटिंग एंड डिस्कशन चल रहा है, ये चेंजेस कर रहा है जीनोम। तो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन डिफ्यूजेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, hormones bind with receptor in cytoplasm forming a receptor hormone complex. Receptor hormone complex enters the nucleus and triggers gene transcription. Okay, transcribed mRNA is translated into the proteins that alters cell activity. Is it clear? अब देखो ये इमेज अच्छी है, इसमें ट्रांसलेशन बाहर दिखा रहा है, तो आप एनसीईआरटी की इमेज से कंफ्यूज मत हो जाना कि न्यूक्लियस के अंदर ही कोई ट्रांसलेशन चल रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये स्टेप्स लिख लेना। ठीक है, अब देखो आप जैसे कभी कभी हार्मोन ऐसे बाहर भी एक हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना के कैरी कर रहा है, जैसे स्ट्रेड हार्मोन ये है ऑरेंज वाला, लेकिन उसको एक कैरियर कॉम्प्लेक्स कैरी कर रहा है, उसको बाइंडिंग करा के और वो रिलीज हो गया, वो कहाँ तक आया, जो अपने टारगेट साइड थे। फिर उसके अब स्टेरॉयडल हार्मोन है, तो देखो टेस्टोस्टेरोन इससे रिलीज हो गया, टेस्टोस्टेरोन लिपिड लेयर से एंटर कर गया न्यूक्लियर रिसेप्टर, एंड देन वो एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये सब पढ़ना है आपको, मॉलिक्यूलर बेसिस में 12 चैप्टर है, ठीक है, एंड देन फर्दर वहां पे प्रोसेस हो, यू कैन सी कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टारगेट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक्शंस होते हैं। अब ये कैसे एक्ट किया, इसने लाइसोसोम के साथ बाइंड किया, अब ये फैक्टर चेंज हुआ, इस फैक्टर चेंज दो कॉम्प्लेक्सेस इसमें कन्वर्जन होंगे, एंड देन फाइनली ये हिट्स ऑफ प्रोटीन अलग हो गया और ये कॉम्प्लेक्स अब एंटर कर जाएगा, तो इसको कैरी करने के लिए ये भी एक फैक्टर है। क्या लिखा है, this shows the possible pathways through which steroid hormone are endocytosed, endocytosis हुआ, अंदर एंटर किया, and proceed to affect cell via genomic path, जीन के साथ रेगुलेट करके वो एंटर कर रहा है। क्लियर है? कैरी किया, डीएनए के लेवल पे वर्क किया, दैट इज द स्टेरॉयडल हार्मोन। अब यहाँ पे कंप्लीटली आपका ये पूरा चैप्टर पैकअप हो गया है। ओके, एमसीक्यूज आप सॉल्व करो, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। आज मुझे अगर मैंने एक्स्ट्रा पीडीएफ नहीं शेयर की तो पिंग करो, मैसेज करो कि मैम पीडीएफ शेयर कर दीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना है। फटाफट मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, एनसीईआरटी कंप्लीट, मेजर पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट, ठीक है, अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब 12th की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी। कल कोई लेक्चर आपको ऑनलाइन नहीं रहेगा, ऑफलाइन एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूंगी, उस चैप्टर को आपको 1 बाय 1 पैरेलली फ्री मन से एकदम बिना लोड लिए हुए कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करते वक्त आपको सेल के फंक्शंस याद रहना चाहिए, प्रोकैरियोट कैसे फंक्शंस करते हैं, किस तरीके से आप उनके मेटाबॉलिज्म को यूज करके, चैप्टर का नाम ही है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो माइक्रोब्स को आप अपने वेलफेयर में कैसे यूज कर रहे हो, कैसे उनसे ड्रग्स बना रहे हो, मेडिसिन बना रहे हो, कैसे उनसे आप अल्कोहल का प्रोडक्शन कर रहे हो, बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे हो। तो प्रोकैरियोटिक के जो सिंपल सेलुलर स्ट्रक्चर है मेटाबॉलिज्म के लिए, जो स्ट्रक्चर उसके अंदर है, जो मशीनरी है, उसको आपको रिवाइज करके एंड देन उस चैप्टर में फिर कुछ नहीं, सिर्फ नाम ऑफ माइक्रोब है, नेम ऑफ माइक्रोब है एंड फंक्शंस, मैकेनिज्म। चलो उसको 1 बाय 1 करना, उसका बहुत लोड नहीं लेना है, फिर एक बार उसका हम पूरा ओवरऑल 1 या 2 लेक्चर में रिवाइज करा देंगे, पैकअप हो जाएगा उसका। इज इट क्लियर? मंडे से हम लोग फर्स्ट चैप्टर 12th एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ऑल द बेस्ट, अपने प्रिपरेशन अच्छे से रखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी एकदम बढ़िया से पैकअप हो चुका है, आई थिंक सभी सेटिस्फैक्ट्री हो गए एकदम,
इसको पूरे अच्छे से पैकअप कर लो। नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, चार्ट बने होने चाहिए, फुल बैकअप। ये अब सिर्फ आपको जो एक क्यूमुलेटिव टेस्ट अभी हम ले रहे हैं, फिर जब आपका टेस्ट होगा तब आप टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करो, इतने अच्छे से ये पैटर्न। चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय, गुड डे।